started, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एग्जीक्यूटिव का पार्ट देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें आपके एग्जीक्यूटिव में हम 2 टाइप में इसको हमने डिवीजन कर रखा है। पहला है हमारा सेंटर, सेकंड है हमारा स्टेट। सेंटर में हमारे आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एजीआई यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। स्टेट में है आपके गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। यहाँ पर पूरा कंप्लीट नहीं है। देखिए प्रेसिडेंट का हमने इसको कई फोल्ड में डिवाइड कर रखा है। कई फोल्ड मतलब कई किस किस एस्पेक्ट को हमने पढ़ना है। हमें बहुत ज़्यादा इसके डिबेट में नहीं पढ़ना कि कैसे क्या होता है, कैसे कितना होता है। जितना हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट है हम उसको यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करेंगे आर्टिकल 52 से। व्हाट डज इट से? इट सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। केवल इतना ही आपको रिमेंबर रखना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस विच आर्टिकल डील विद? तो आर्टिकल 52 डील विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें आर्टिकल 52 एंड 52 डिफरेंस में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट का किस में मेंशन आर्टिकल 52 में है या 53 में। तो ये रिमेंबर रखना 52 इज देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। इट मींस मतलब जो भी आपका एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो किस में वेस्टेड होगी? प्रेसिडेंट में होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है मैं आपको बता दूं। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन डैश प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पर याद रखना प्राइम मिनिस्टर भी कई बार आता है, कई बार स्टूडेंट इसको प्राइम मिनिस्टर कर देते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही पावर यहाँ पर पूरी वेस्टेड होती है, एग्जीक्यूटिव जितनी भी होती है हमारी। आर्टिकल 53 ये कहता है आपका। स्टेटस क्या है हमारा? स्टेटस मीन्स मतलब डिजोर आपने सुना होगा, नॉमिनल हेड और रियल हेड। तो हमारा जो प्रेसिडेंट है ये बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशन हेड है। एग्जांपल की ब्रिटिश क्राउन की तरह डिजोर हेड और नॉमिनल जिसको नाम मात्र का हम कहते हैं। रियल हेड कौन होता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हेड का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हेड का मतलब है उसमें एक तरह से अथॉरिटी जो है रियल जो है वो प्राइम मिनिस्टर में वेस्टेड है, बट उसके वेस्टेड मतलब प्राइम मिनिस्टर उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में उसको एग्जीक्यूट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पावर ड्राइव हो रही है कहीं प्रेसिडेंट को हमने दे रखी है। उसमें मतलब कोई रियल फंक्शन नहीं होते, एक तरह से डायरेक्शन उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे रही है। तो इसमें ब्रिटिश क्राउन का जैसे कि इसको एग्जांपल देके हम देखते हैं कि वहां पर कैसे है। मतलब एक तरह से उसको एक यूनिटी का आपका एक प्रतीक मान रखा है कि मतलब उसमें एक हेड है हमारे, बाकी उसका कोई रियल ऐसा फंक्शन नहीं होता है। तो हमने इसको डिजोर हेड कह दिया और नॉमिनल हेड या कॉन्स्टिट्यूशन हेड इसको हमने कह दिया है प्रेसिडेंट को। पहला एस्पेक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है। एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, जो कि आर्टिकल 58 में है। आर्टिकल रिमेंबर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। सिटीजन ऑफ इंडिया आपका ऑप्शन में आ जाएगा, याद रखना। सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडिया, पर्सन से कंफ्यूज मत करना। सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर ऑफ एज। लोकसभा एलिजिबल इलेक्टेड, लोकसभा में मतलब उसको एलिजिबल हो मतलब इलेक्टेड करने के एलिजिबल हो, ऐसी कंडीशन है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे जहां पर उसको डायरेक्ट इनकम कहीं ना कहीं ऑफिस से आ रही है, वैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का अलग कॉन्सेप्ट है, उसको बताया जाएगा। याद रखना यहाँ पर एलिजिबिलिटी बहुत इजी है। इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर ऑफ एज। लोग यहाँ पर नोट्स बिल्कुल पॉइंटर में बनाए गए हैं आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए। इलेक्शन एंड वोटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार एग्जाम में इसमें आते हैं। सर इसमें ओनली मेंबर लोकसभा का ही होना चाहिए, राज्यसभा भी चल जाए? कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज उसके लिए केवल ओनली लोकसभा है। इसका सर लेकिन इलेक्शन ऐसे और भी तो कई पीएम रहे हैं जो राज्यसभा भी से ना, लाइक इंदिरा गांधी और भी तो थे ना कुछ। नहीं, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट यहाँ प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। आइए बताते हैं आपको कैसे। सेकंड पॉइंट आता है आपका इलेक्शन एंड वोटिंग। इलेक्शन एंड वोटिंग इसका कैसे होगा इसमें देख लीजिए आप। लोकसभा, राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों सदन जो होते हैं उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली किसमें? स्टेट की, प्लस दिल्ली एंड पुडुचेरी। लेजिस्लेटिव असेंबली कितने हैं हमारे पास? 28 स्टेट में। जितने भी स्टेट में होंगे इलेक्टेड मेंबर, याद रखना इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के मेंबर, क्योंकि यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है।
नोट यहाँ पर क्या करना है आपको, नॉमिनेटेड प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर नॉट अलाउड। सो इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, ये आपका कई बार क्वेश्चन आते हैं कि लोक देखिए इसमें कौन कौन सा आपको पार्लियामेंट के याद रखिए, पार्लियामेंट के दोनों सेशन, लोकसभा भी राज्यसभा भी, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल स्टेट्स प्लस दिल्ली एंड पुडुचेरी। हु इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, नॉमिनेटेड प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते, आपने देखा होगा राज्यसभा में 12 मेंबर अलाउट करेंगे उसमें से, जो कि अलग अलग फील्ड से होते हैं, तो वो इसमें वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते। प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर जो होते हैं वो नहीं होते, जो कि स्टेट स्टेट में होती है आपकी। सिस्टम कैसा है इसका, आर्टिकल 55 आपको बताता है मैनर कैसे होगा, प्रोपोर्शनल, इस ऐसे ही सीधा याद रखना इसको, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ अभी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली, जिसकी हिंदी है देख लेना। वोटिंग डन बाय सीक्रेट वॉलेट, सीक्रेट वैलेट, सीक्रेट बैलेट याद रखना है इसमें, मैं ये बताता हूँ इसका। अच्छा ये बताइए, कोई बताएगा कि इंडिया में केवल एक ही इलेक्शन है जो कि सीक्रेट बैलेट से नहीं होता, बाकी सारे सीक्रेट बैलेट से होते हैं, कोई बताएगा इसके बारे में? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। इंडिया में केवल एक इलेक्शन है जो कि सीक्रेट बैलेट से नहीं होता, बाकी सारे सीक्रेट बैलेट से होते हैं। पीएम का, सर प्रेसिडेंट का। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हिंट दे रहा हूँ आपको, अभी इलेक्शन हुए हैं उसके रिसेंटली कई स्टेट में। विधान तो परिषद के भी होते हैं, उपराष्ट्रपति के भी होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं। एमएलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल सर, एमएलसी ओके डन 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 डन। एमएलसी नहीं होगा किसी का, केवल राज्यसभा अभी इलेक्शन हुआ है। सर हाँ याद राज्यसभा। रखना इसका, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको याद रखना, केवल एकमात्र चुनाव है, कहीं इसमें कुछ और क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाए तो। वोटिंग डन बाय सीक्रेट सर राज्यसभा के एमपीज का ना होगा ना कि वो बैलेट से नहीं होगा? मैंने कहा सीक्रेट बैलेट से नहीं होता, याद रखना बस। किसका, राज्यसभा का, राज्यसभा का एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ प्लस, एमपी एमएलए जो भी। अब इसमें देखिए इस सिस्टम को समझिए कैसे है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का मतलब कैसे था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन में केवल इतना कहा गया कि इसमें भाई सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व हो जाए, उसमें रिप्रेजेंटेशन हो, प्रोपोर्शनल हो के किसी में कम किसी में ज्यादा, मतलब कोई एक ऐसा डिवीजन ना हो, तो उसके लिए कैसे किया जाए, तो उसमें एक प्रोसेस बताया गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताया गया है। कैसे है वो बताएगा, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए फ्रॉम ऑल स्टेट, मतलब जितने भी स्टेट हैं वहां पे एमएलए की वोट की वैल्यू निकालनी है आपको। एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, वो इसको मैंने आप दिखाया हुआ है, टोटल पॉपुलेशन में आपको डिवाइड कर जाएगा, इलेक्शन मेंबर, इलेक्टेड मेंबर याद रखना है इसको, बार बार वर्डिंग बता रहा हूँ मैं, इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली इंटू 1/1000, ये फॉर्मूला लग के आपका एमएलए का वोट वैल्यू निकाल दिया जाएगा। जब एक एमएलए का वोट, ये सिंगल एमएलए का वोट वैल्यू है, सिंगल एमएलए का वोट वैल्यू निकल जाएगा, तो इसमें होगा कैसे आपका, फिर इसमें क्या होगा कि आपका पूरे एमपी का वोट वैल्यू निकाल जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं आपके राज्यसभा लोकसभा। इसमें कैसे होगा, इसमें स्टेट प्लस जो अभी हमने एमएलए की वोट वैल्यू निकाली है उसको डिवाइड करेंगे किससे, लोकसभा प्लस राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर से। अब यहाँ पर ये आपके एमपी की वोट वैल्यू निकली, एक सिंगल एमपी की वोट वैल्यू निकाल रहे हैं, इसमें टोटल जो हमने एमएलए की वैल्यू निकाली उसको ऊपर किया, इसमें नीचे से लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर से इसको डिवाइड कर देगा, निकाल दिया जाएगा। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर ये तो केवल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था इतना सा, इसमें क्या मतलब, मेजोरिटी डज नॉट मीन विक्ट्री। मतलब इसमें जैसे कि आपने देखा होगा कि लोकसभा राज्यसभा के लोकसभा के चुनाव डायरेक्ट होते हैं, किसमें क्या होता है कि भाई जिसको 50 वोट मिल गए, दूसरे पार्टी को 49 वोट मिले, तो वहां पर विक्ट्री हो जाती है। यहाँ पर मेजोरिटी डज नॉट मीन विक्ट्री, व्हाई इट्स से, बिकॉज अदर प्रोविजन जो किए गए हैं, देखिए अदर प्रोविजन यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि कई बार देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इलेक्शन होंगे इस बात तो कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि आपको फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम अपनाना है या प्रोपोर्शनल सिस्टम अपनाना है, जिसमें क्या होता है कि पहले आप जिसके ज्यादा वोट वो जीत जाए, सबसे आगे सबसे जीता वही, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं कहा गया है। वो किस पे छोड़ दिया गया, वो पार्लियामेंट पे छोड़ दिया गया कि भाई पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि आपको अपनी कंट्री में कैसे इलेक्शन चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन चाहिए कि इनडायरेक्ट इलेक्शन चाहिए, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। तो उसके अलावा तो वहां पर क्या डिसाइड किया गया है कि जैसे लोकसभा होता है आपका, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट इलेक्शन में है। अदर प्रोविजन क्या है इसके, अदर प्रोविजन की पार्लियामेंट डिसाइड की बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इसका कहाँ डिफाइन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में।
मैंने अभी इसको यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया था, मेजोरिटी डस नॉट मीन विक्ट्री। इसको कैसे रिमेंबर करेंगे? अब भाई उसको वोट तो मिल गए, वोट मिलना ही मैटर नहीं करता, उसको एक कोटा मिलना चाहिए। कोटा कैसे होगा? कोटा कैसे निकलेगा वोट का? टोटल वैलिड वोट प्लस 1/1+1। ऐसे जब हम निकालेंगे कोटा, अभी यहाँ पर देखिए हमने कहा था कि रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने पूरा उनका स्टेट का प्लस एमपी का एक वोट की वैल्यू निकाल ली। जब वोट की वैल्यू निकाली गई, उसी को हमने कहा प्रोपोर्शनल वोट, हर स्टेट की हो गई। प्रोपोर्शनल वोट के उसके बाद आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, उस चीज को हम यहाँ समझेंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेफरेंस होती है कि भाई जैसे कि मान लीजिए 3-4 प्रेसिडेंट खड़े हुए इलेक्शन में, तो पहले प्रेसिडेंट में आपने वोट दिया भाई ए पर्सन को, बी को, सी को प्रेफरेंस देते हो, तो इसी को कहा गया आपने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब यहाँ पर कैसे होगा? टोटल वैलिड वोट 50% प्लस से ऊपर होने चाहिए। अगर टोटल वैलिड वोट के आपको 50% प्लस ऊपर मिल गए, तो वहां पर आपको प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाएंगे। ये आपकी पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस होती है जो कि इसमें होती है। इसके साथ ही ये दिखाओ, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे थे, एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। प्रेसिडेंट का कोई भी इलेक्शन होगा, प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट मैटर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा इसको। अब इसमें जैसे कि कई बार होता है कि कभी किसी स्टेट में मान लीजिए वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा है, वहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसके कोर्ट बेस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये याद रखना आपको। यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे कोटा मिलेगा, कैसे क्या मिलेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना याद रखना ये कैसे होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये याद है आपको, बेटर है। इसके बाद आता है आपका टर्म। आर्टिकल 15(6) में बताया गया 5 ईयर का हो सकता है। रेजिग्नेशन होगा, रेजिग्नेशन किसको देंगे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पॉपुलेशन 1971 के सेंसस का ही लिया जाता है ना? हाँ ठीक है, नहीं 2001। अभी बताते हैं, उसको बता देंगे। देखिए सर यहाँ पर, लेकिन ये ऊपर से गया, ये जो कोटा था ये ऊपर से चला गया, नहीं हाँ समझ मैं आया। अभी 1 मिनट कंप्लीट करना, तो फिर मैं आ रहा हूँ उसी पे। देखिए टर्म क्या है आपका, आर्टिकल 56 में इसको डिफाइन है। 56 में याद करना 5 ईयर का है। रेजिग्नेशन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। 5 ईयर का मतलब ये नहीं है जैसे कि अमेरिका में क्या होता है कि 2 बार से उसके बाद कंटेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर अनलिमिटेड है, कोई रोक नहीं है। यहाँ पर कभी भी कितनी बार चुनाव लड़ो। कई बार क्वेश्चन अगर आ गया कि कितनी बार कंटेस्ट कर सकते हैं, 1 बार 2 बार, अनलिमिटेड, कोई रोक नहीं है इस पर। डेथ हो जाए, इम्पीचमेंट के बारे में कैसे है वो आर्टिकल 61 में मेंशन है। इम्पीचमेंट में आने से पहले, हाँ आप बताइए, आपका कोई क्वेश्चन है इसमें? बोलते सर पॉपुलेशन 1971 सेंसस का ही लिया जाता है ना? पॉपुलेशन 1971 आई थिंक, हाँ सर, हाँ हाँ उस पर कंफर्म है। हाँ सर 1971 वाला ये। परिसीमन जो था, क्योंकि वहाँ पर डिमांड किया गया था, वो 1971 का ही है, क्योंकि वहाँ पर उसके बाद इसको अमेंडमेंट किया गया है लगातार कि कब से, क्योंकि जब चेंज होगा तो पूरा ही चेंज हो जाएगा। लोकसभा की जो सीटें हैं वो पूरा ही चेंज कर दिया जाएगा 2026 तक। 2026 तक है, बढ़ा दिया गया उसे, बढ़ता ही गया है कोई टाइम पे। ठीक है, यहाँ तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं इम्पीचमेंट शुरू करता हूँ अब। प्रेसिडेंट अपॉइंट भी अगर इम्पीचमेंट भी करते हैं उसका। प्रेसिडेंट थोड़ा अलर्ट रहना, इस पे क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, आपके चुनाव है ना प्रेसिडेंट के। इम्पीचमेंट कैसे होगा? फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केवल इतनी लाइन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होगा? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मींस व्हाट? इट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। भाई ये तो कह दिया कि वायलेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको इम्पीचमेंट किया जा सकेगा। वायलेशन कैसे होगा? डिफाइन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है उसको। लेकिन इसका मतलब है थोड़ा ना कि उसको हटा नहीं सकते, प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं कर सकते। वे है ना उसका पार्लियामेंट क्या करेगी? पार्लियामेंट में कौन कौन से आपके, लोकसभा, राज्यसभा। इम्पीचमेंट की प्रोसेस आप किसी भी सेशन से शुरू कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा इसलिए इसको इंडिकेट किया है। चाहे लोकसभा से स्टार्ट हो सकती है, लेकिन राज्यसभा से भी। एनी हाउस स्टार्टेड विथ 1/4 मेंबर रेजोल्यूशन। 1/4 किसी भी सेशन के हों, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, 1/4 उसके मेंबर अगर रेजोल्यूशन पास करते हैं तब होगा। ऐसा नहीं हो सकता 2-4 लोग मिलकर आ गए, ये याद रखना। 1/4। 40 डेज नोटिस बाय स्पीकर। 40 डे जो नोटिस होगा स्पीकर या चेयरपर्सन, जिस सेशन से शुरू हुआ है उसको अकॉर्डिंग देख लेना। 40 डे का नोटिस देंगे, किसे देंगे? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को नोटिस देंगे कि भाई वो रिप्रेजेंट कर सके प्रेसिडेंट, डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकें,
या अपने थ्रू किसी को असाइन करते हैं कि वहाँ पर उसके प्रोसीडिंग को देखें पूरी तरह से। 1/4 मेंबर 14 डे नोटिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट। 3 पॉइंट है पास बाय 2/3। अगर मान लीजिए किसी सेशन में इसको स्टार्ट हो गया 1/4 का हो गया, 14 डे का भी हो गया, ये सब हो गया, तो मान लीजिए लोकसभा से स्टार्ट हुआ है, तो लोकसभा में उसको कैसे पास करना होगा 2/3 की मेजोरिटी से। 2/3 की अगर मेजोरिटी से पास होगा तो सेकंड सेशन में जब जाएगा तो वहां पर अनदर हाउस, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो लिखा है, अनदर हाउस विल फाइंड चार्जेस, जो उस पर चार्जेस लगाए गए हैं उसके पूरी इंक्वायरी होगी, कैसे कैसे हुआ उसमें चार्जेस को देखा जाएगा। अगर वहां पर चार्जेस को फाइंड किया जा सकता है, मतलब चार्जेस जो लगाएंगे वो सही हैं, तो उस सेशन से भी नेक्स्ट सेशन से जो भी मान ली लोकसभा से पास हुआ था, राज्यसभा से भी इसको 2/3 की मेजोरिटी से उसको पास होना पड़ेगा। जब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तब प्रेसिडेंट को हम रिमूव कर सकते हैं। ये आपका था इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट कैसे दोबारा कर रहा हूँ, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे लोकसभा से स्टार्ट करो राज्यसभा से स्टार्ट करो, 1/4 मेंबर के साइन रेजोल्यूशन होना चाहिए, स्पीकर 14 डे का नोटिस देगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल प्रेसिडेंट करेंगे, पास बाय 2/3 होगा, अनदर हाउस का इंक्वायरी होगी, उसमें 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, और दोनों सेशन में याद रखना, ऐसा कहीं उसमें क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन हो। ये आपका प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया। अब यहाँ से दूसरी स्लाइड ओपन करूंगा इसी की रिगार्डिंग में। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर ये जो 14 डेज की नोटिस दी जाती है तो उसमें उनको खुद को प्रूफ करने के लिए दिया जाता है ना, कि आप खुद को गिल्टी मतलब कि नहीं है, आप ये प्रूफ कीजिए। टाइम देखा जाता है, आप टेक कुछ भी करो। एग्जांपल के लिए जब आप यहाँ पर नॉर्मल इसमें देख लो, क्राइम कहीं कमिट होता है तो उसमें क्या होता है, समन दिया जाता है। समन क्या जाता है कि मतलब उसमें नोटिस देखो भाई अपियर हो जाओ, उसके लिए उसी के लिए दिया जाता है एक तरह से, जो उस पर चार्जेस लगे उस पर देख लेंगे नोटिस पे। ऐसा नहीं हो कि नोटिस नहीं दिया बिना बात के उस पर प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। प्रेसिडेंट है उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, उसको फॉलो करेंगे इसलिए। सर बिल जो पास होगा इम्पीचमेंट का वो दोनों में अलग अलग ही होगा ना, ज्वाइंट सेशन में तो नहीं हो सकता? ना 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 नहीं, ज्वाइंट सेशन नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सेशन फॉर दिस इम्पीचमेंट प्रोसेस। ज्वाइंट सेशन किसके लिए वही बताया जाएगा किस किस मैटर में आ जाता है। और सर जो ये 2/3 इम्पीचमेंट के लिए दोनों हाउसेस में 2/3 दोनों हाउस में, दोनों हाउस में। ओके सर। ठीक है, इसमें हो गई स्लाइड। ऐसे प्रेसिडेंट जिन पर चलाया गया हो सर इम्पीचमेंट? एक कभी नहीं हुआ प्रेसिडेंट है, नहीं प्रेसिडेंट की प्रोसेस शुरू हुई थी लेकिन उस पर इम्पीचमेंट किसी पे नहीं हुआ है इंडिया में। एक प्रेसिडेंट शुरू हुआ था, उसमें मुझे नाम रिमेम्बर नहीं है, बता दूंगा, लेकिन पूरा उसमें पास नहीं हुआ खुद ही था। रिजाइन कर दिए थे। हाँ समथिंग ऐसे कुछ था, या रिजाइन कर देते कि दूसरे सेशन, हाँ रिजाइन कर देते आई थिंक। यहाँ पर हो गए जबकि ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो मेरे हैंड रिटन नोट्स से, उसमें इससे भी बहुत शॉर्ट कर दिए गए थे, बहुत डिटेल में है। देखिए वही चीज़ है इसमें, आर्टिकल 52 53 दिख रहे हैं ना आपको स्क्रीन? यस सर। ठीक है ठीक। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये देखिए पूरा यहाँ ये सब वही जो बताया गया मैंने उसमें, चाहे इसमें से पढ़ो चाहे उसमें से पढ़ो, कोई इशू नहीं है। सर पर आप किसी को प्रेफर करना चाहोगे, आपके हैंडराइटिंग नोट्स या ये प्रिंटिंग वाले? देखिए मैंने उसमें बहुत ही पूरा पॉइंट लिख दिया है, दोनों आप रेफर कर लो बेटर रहेगा, कोई मैं उसको पॉइंट नहीं कहूँगा। अभी देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने उसमें नहीं लिखा, कोई मतलब नहीं था उसको लिखने का। जैसे कि ये 2-3 पॉइंट याद रखना है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, कई बार एग्जाम में इसमें कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट को। ये 3-4 पॉइंट देखिए, द इलेक्शन आर मॉनिटर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। ये देखिए, ओनली वन प्रेसिडेंट दैट इज नीलम संजीव रेड्डी हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड सो फार। मतलब नीलम संजीव रेड्डी एक से थे जिसको हमने यूनानिमस चुन लिया गया, कोई उसमें कोई ओपोजिशन में नहीं था। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र से प्रेसिडेंट अब तक हुए हैं। अच्छा, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव बीन इलेक्टेड ट्वाइस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार प्रेसिडेंट अब तक बन चुके हैं। 2 प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद हैव डाइड इन द ऑफिस। ये पॉइंट याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट हैं इसमें, कई बार आ जाता है क्वेश्चन, कौन अपने उस पर प्रेसिडेंट पे थे। अच्छा, यहाँ पर एक ओनली वन प्रेसिडेंट, एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, याद आ जाता है धीरे धीरे पूछ लेता हूँ कि ऐसा कौन से प्रेसिडेंट थे जो कभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने, डायरेक्ट प्रेसिडेंट बने?
डॉक्टर रामनाथ कोविंद सर। क्वेश्चन यही था ना, आई थिंक यही था सर। यस सर ऐसे तो कई प्रेसिडेंट हुए हैं जो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने, डायरेक्ट प्रेसिडेंट। सर डॉक्टर एपीजे भी तो उनमें थे। प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, ये याद रखना। एंशिएंट कई बार ये इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो कई बार हिस्टोरिकल में याद रखना नीलो संजीव रेड्डी भी थे। आई थिंक फर्स्ट, मुझे क्वेश्चन पूरा रिमेंबर नहीं है उसमें फर्स्ट पूछा गया था या क्या पूछा गया था, लेकिन कुछ ऐसा रिमेंबर था। नीलम संजीव रेड्डी भी थे जो कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे। याद रखना फर्स्ट कौन था, मुझे लग रहा है कुछ ऐसा पूछा गया था, मुझे रिमेंबर नहीं आ रहा क्वेश्चन पूरा। सर क्वेश्चन ये आते हैं कि रामनाथ अनअपोज्ड कोविंद कौन से नंबर वाले हैं इस वक्त राष्ट्रपति? ये आप लोग देखो ना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बता रहे थे सुनिए जी इतना आया जी, इतना अंसल ने सुनिए कंटिन्यू 2 बार नहीं बने थे, बार करके तब 2 बार बने हैं कौन? प्रेसिडेंट। ये आपका नीलम संजीव रेड्डी 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसमें कंटिन्यू लिखा है क्या? नहीं सर, कंटिन्यू नहीं है। हैज बीन इलेक्टेड एंड सो द ओनली प्रेसिडेंट हैव बीन इलेक्टेड ट्वाइस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र का तो लगातार रहे थे इसलिए लिखा है वो। हाँ तो वही कह रहे थे। तो 2 टाइम बिना इलेक्टेड के थोड़ी ना हो सकता है कोई चीज। चाहे सेकंड टाइम भी वो इलेक्शन तो होगा ना उसका। ठीक है, यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत क्वेश्चन लेंगे भी। आर्टिकल 50 देखो एलिजिबिलिटी में नहीं बता दी थी, मैं आपको नोट्स जो इंपॉर्टेंट है उसमें बता दे रहा हूँ। ये एलिजिबिलिटी थी आपकी जो पूरी अभी बंदे ने बताई है। ही कांट ये रेस्ट्रिक्ट प्रिविलेज है कुछ उसके। इम्पीचमेंट सर ओथ डिफाइन कर दीजिए, ऊपर दिया हुआ है। ओथ में यार इसमें कोई इतना नहीं है, वो बस थर्ड पार्ट के अंदर, थर्ड शेड्यूल में इतना याद रखो ओथ को। हाँ वो और किस में है वो याद रखो, इसमें नहीं, इतना नहीं है यार, मैं बता दूंगा। जो देखिए अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है आपका, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पावर ऑफ प्रेसिडेंट में देखिए जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट था उसको मैंने खुद अपने नोट्स में रिटर्न में लिखनी है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट में आपकी पावर आती है आर्टिकल 143 के तहत। बता रहे हैं, वो भी नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ। अच्छा ये वाली स्क्रीन विजिबल नहीं होगी ना आपको? नहीं सर। कौन सी स्क्रीन विजिबल है आपको? सर ऊपर की जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर की लाइन 2 दिख रही है और नीचे नहीं दिख रहा है कुछ। अच्छा सर वो पीडीएफ वाली जो फॉर्म है ना एबीवीपी के नोट्स वाले, वो है। ठीक है ठीक है। सर लास्ट क्लास के नोट्स बाकी है आपके पास? देखिए यही बता रहा हूँ उसपे। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर है, पावर तो एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेटिव भी है, जुडिशियल पावर भी है। उसमें आपकी एक इंपॉर्टेंट पावर जो आ रही है आपकी लेजिस्लेटिव पावर है। लेजिस्लेटिव पावर में यहाँ पर काफ़ी सारी पावर है, लेकिन मैंने इसको नोट्स में जो कि ऑर्डिनेंस में डाला है मैंने, केवल इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मैंने उसको डाल दिया। इसमें ऑर्डिनेंस पावर कैसी है, देखो ऑर्डिनेंस का इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो अभी फिर कंफ्यूजन होंगे, देखे ना आप। ऑर्डिनेंस कहाँ डिफाइन है आपको पता होगा, आर्टिकल 125 में। लॉ मेकिंग की पावर किसके पास? 123 है सर। सॉरी 123, मैंने कंफ्यूजन इसमें लिखा भी हुआ है। 123 में लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? लॉ मेकिंग पावर आपके पार्लियामेंट के पास है, लेजिस्लेचर के पास है। लेकिन कई बार अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और हमें उस एक्ट लाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज आर्टिकल 123 व्हिच इज अ पार्ट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव पावर। तो यहाँ पर ये भी एक तरह से लॉ मेकिंग पावर है, पार्लियामेंट लॉ लेजिस्लेटिव पावर है। ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट इसे कब कब देखो ला सकता है, यहाँ पर मैंने बताया गया है। लोकसभा राज्यसभा कैसे सेशन में हो, मान लीजिए दोनों लोकसभा सेशन में है, राज्यसभा सेशन में नहीं है, ऑर्डिनेंस तभी। सर इसमें से ये आप नोट्स हमें ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे या फिर हम यहीं से इनका एक्सेस लेंगे? मिल जाएंगे, हमेशा होते हैं, डोंट वरी। देखिए लोकसभा सेशन में है, राज्यसभा सेशन में नहीं है, ऑर्डिनेंस तब भी आ सकता है। लोकसभा सेशन में नहीं है, राज्यसभा है तब भी आएगा, दोनों सेशन में नहीं है तब भी आएगा, लेकिन अगर दोनों सेशन में है तब नहीं आएगा ऑर्डिनेंस, ये याद रखिएगा। कोई भी सेशन चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस आ जाएगा, इजीली है उसमें, क्योंकि वहां पर पास करने का जो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो पास नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑर्डिनेंस को लाया जा सकेगा कब, जब कोई भी एक सेशन में नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा। अच्छा ये बताइए कि इसकी टेन्योर कितना होता है ऑर्डिनेंस का? सर इसका ड्यूरेशन भी मतलब 6 वीक होता है, 6 वीक। 6 months or 6 weeks? 6 मंथ 6 वीक होता है। 6 वीक 6 month होता है, और जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है उसके बाद 6 weeks के अंदर अंदर आपको
पास करना होता है या याद रखना है। सर याद रखना। जैसे कि अभी हम CAA देखा जाए तो इसको रिपील किया उन्होंने, मतलब 6 मंथ के बाद फिर एक मिनट देखिए, मैं सुनिए सुनिए सुनिए, ये देखिए डेट पीरियड 6 वीक है, ओनली 6 वीक है, याद रखना है। यहाँ पर जो आप 6 वीक, ये आप कह रहे हो 6 मंथ 6 वीक, इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कैसे है। 6 वीक्स देयर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे होता है 7 1/2, जो कि आप कह रहे हो 6 मंथ 6 वीक, वो बिल्कुल ठीक है, वो प्रैक्टिकल फॉर्म है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे है 6 वीक है। ये आपको ध्यान रखना कि क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूजन के लिए क्रिएट किया जा सकता है, कैसे पीरियड है तो उसका 6 वीक होता है आंसर। 6 वीक इसलिए हो जाता है क्योंकि सेशन जो है आपका 6 मंथ पे नेक्स्ट सिटिंग होती है, तो उसलिए प्रैक्टिकल में जो फॉर्म होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी इस टाइम कोई सेशन नहीं चल रहा है, नहीं सेशन चल रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब कोई ऑर्डिनेंस आ गया, ऑर्डिनेंस आएगा, नेक्स्ट सेशन कब होगा, नेक्स्ट सेशन होगा आपका मानसून में। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि भाई जब कोई भी सेशन जब होगा तो उसके 6 वीक में उसको पास करवाना होगा, ये कहा है कॉन्स्टिट्यूशन ने। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है, सेकंड सेशन के बीच में कितना मंथ का गैप होना चाहिए, वो है आपका 6 मंथ। तो 6 मंथ प्लस 6 वीक, ये आपका 7 1/2 मंथ हो जाता है। तो इस हिसाब से पूरा आपका 7 1/2 मंथ चलता है, इसलिए प्रैक्टिकल फॉर्म में ये है आपका, भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोविजन आपका 6 वीक है, प्रैक्टिकल फॉर्म में सर ऐसे हमें होता है पेपर में क्या टिक करके आना है? 6 वीक। अब मैं इसमें कुछ और पावर बता सकता हूँ, जो कि एग्जीक्यूटिव पावर आ गई आपके, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर में आपके जैसे कौन सी पावर है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन इन हिज नेम, जो कि मैंने बताया था, इज फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेड है। अपॉइंटमेंट द पीएम एंड अदर मिनिस्टर, पीएम से एडवाइस, पीएम के एडवाइस पे होते हैं अगर जितने मेंबर हैं आपके। अपॉइंटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का भी इसमें तो पूरा चैप्टर है, तो अटॉर्नी जनरल किसकी किसकी अपॉइंटमेंट करते हैं ये आप देख लेना, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है ये। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड other commissioners and chairman and member of UPSC, governor of states, chairman, member of finance commission. He appoint interstate council. He is the one who can declare any area of scheduled area and decide on the matter of declaration of any tribe as scheduled tribe. याद रखना है, प्रेसिडेंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला, 4th पॉइंट। शेड्यूल 5 में जो दिया हुआ है यही है ना? हाँ हाँ यही है, यही है एरिया। फिर आता है आपका, ये आपकी पूरी एग्जीक्यूटिव, जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में क्या है, समन एंड प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। समन द जॉइंट सेटिंग ऑफ द टू हाउस व्हिच इज प्रिसाइड ओवर बाय द लोकसभा। ये आपका किस आर्टिकल में, 108 में, जॉइंट सेटिंग का। नॉमिनेट 12 मेंबर, यस ओके ओके। नहीं तो Nominate 12 members to Rajya Sabha from amongst people having achievement in the art, literature, science and social service। ये 4 पॉइंट याद रखना। एंड नॉमिनेट 2 मेंबर, ये आपका रिपील हो चुका है, ठीक है ना, ये 104th अमेंडमेंट, राइट, ये कह रहे हो। 104th अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया है, बिल्कुल ठीक है ना। सर जो सर 552 सीट्स हुआ करते थे, जिसमें से ये 2 नॉमिनेटेड वाले हुआ करते थे, एंग्लो इंडियन वाले, तो ये इन हटा 2 दिए गए हैं। सीटों को हटा करके मतलब SC ST को दिया गया है या फिर पूरी तरह से अभी हटा ऐसा ही कुछ दिया गया प्रोविजन नहीं है, नहीं है, इसको हटा दिया गया है, उसका कोई प्रोविजन नहीं बताया सर? गया इसमें। मुझे किसी ने बताया था कि मतलब कि SC ST में उस चीज को ऐड कर दिया गया है, तो ना यानी ना सीटें ना 552 ही है। नहीं, उनके लिए सर मतलब क्वेश्चन यहाँ राइज हो रहा है, तो सर अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा तो हम 550 मारेंगे या 552 अभी भी मारेंगे? 2026 तक वैसे ही रहेंगे, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, उसमें इस पे काफी क्वेश्चन पे डिस्प्यूट रहता है, इस क्वेश्चन पे तो आई थिंक 543 आएगा जहां तक है आपका। सर 543 आएगा, राइट सर? 43 आएगा, क्योंकि देखो 2 हट गए हैं बिल्कुल, 545 मत करना आप, क्योंकि अमेंडमेंट होगा इंक्लूड ये क्वेश्चन ये आई थिंक लास्ट ईयर इसमें नॉमिनेटेड पूछा भी गया था, तो उसमें भी इसको रिपील किया गया था क्वेश्चन में डाउट था ये वाला कि 2 मेंबर हट चुके हैं, याद रखना, तो 543 करना आप बस। His prior recommendation is required in case of repossession type of certain bills such as the money bills, bills seeking expenditure from the consulate firm of India। ये आपका बिल से प्रायर परमिशन किसके लिए लेनी पड़ती है, मनी बिल के लिए प्रायर परमिशन। 1 मिनट, ओके ये हो गया पर
हाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आता है उसके लिए प्रायर परमिशन नहीं है, याद रखना ठीक है इसमें भी। he can withhold his assent to bills written to bills related to apply pocket ये बिल पॉकेट वीटो आ जाएंगे, वीटो देखेंगे भी हम। he can promulgate ordinance पावर देख लिया हमने, बैन ऑर्डिनेंस सेशन। डिले द रिपोर्ट फाइनेंस कमीशन सीएजी, जो रिपोर्ट्स होती हैं उसको पार्लियामेंट पे कैसे चेयर उसको रखवानी है वो यहाँ पर प्रोविजन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल इसमें देखना है आपको, इतना वो नहीं है इसमें। ये आपकी जुडिशियल पावर आती है। अपॉइंटमेंट द चीफ ये रहा जो आप कुछ पूछ रहे थे कुछ स्टूडेंट। अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ किस में है, या कोई आर्टिकल बताया, कोई आर्टिकल है रिमेंबर है आपको? 143। गुड राइट। ही कैन ग्रांट पार्डन, ये आपका है। इमरजेंसी पावर जो है आपकी, ये पूरा इस पे चैप्टर है अलग से, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन काफी हो जाएगी, आपको इसलिए अलग से बताया जाएगा। सर यहाँ फंस रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन फंस रहा है कि जब वो एडवाइस लेते हैं सर तो वो कभी भी ले सकते हैं, फिर अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ हो तभी ले सकते हैं। प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन ऑफ को जो कि पब्लिक इंपोर्टेंस है, जनरल है क्वेश्चन, उसमें लॉ का है, जैसे कि मान लीजिए कोई पार्लियामेंट में बिल बनाया तो उसके लिए रिकमेंडेशन जाती है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को लग रहा है कहीं ना कहीं जनरल इंपोर्टेंस से लेकर है, लार्जर इफेक्ट कर जाएगा, क्वेश्चन ऑफ इफेक्ट है इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इशू जो अलग है, तो उसमें रेफर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है, किसमें रेफर करना चाहते हैं, रेफर करेंगे तो 5 जजेस की बेंच उसको देखेगी। वीटो पावर है आपकी, वीटो पावर, एक वीटो पावर नहीं है ना यहाँ पर इंडिया में। हाँ ये इमरजेंसी वाला मैं बता रहा था, इसके बाद पूरा चैप्टर अलग चैप्टर है इमरजेंसी पावर के बाद ऊपर। वीटो पावर आपकी देख लो, वीटो पावर में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज 3 टाइप ऑफ वीटो पावर, नेमली एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट। कौन सी नहीं है यहाँ पर? बार नहीं है ना, चलो ठीक है बताते हैं। देखिए एब्सोल्यूट वीटो में क्या है, विथहोल्डिंग द एसेंट टू द बिल देन एंड्स एंड डज नॉट बिकम एक्ट। एग्जांपल इन 90, ये एग्जांपल याद रखना आप लोग। इन 1954 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद withheld his assent to the PEPSO appropriation bill. In 1991 R वेंकटरमन withheld his assent to the MP salaries allowances. एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि वो अपनी एसेंट को होल्ड कर लेते हैं, कोई उसमें एसेंट देते ही नहीं है उसमें, तो वहाँ पर कई बार ऐसा होता है जैसे कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, खत्म हो रहा है सेशन, तो वहाँ पर इसको रोक लेते हैं, इसलिए इसको यूज होता है। कब कब यूज हुआ है इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ये पेप्सो वाला और ये वाला, कई बार इसमें पूछ लेते हैं कौन से उस टाइम प्रेसिडेंट थे, एब्सोल्यूट वीटो इसमें यूज किया है। सस्पेंसिव वीटो, returning to the bill for the reconciliation. In 2006, President APJ Abdul Kalam used a suspensive veto in the Office of Profit Bill. However, the President can return the bill for reconciliation to the legislature only once, after which he has to give his consent. मतलब second time जब आएगा तो उनको consent देना ही पड़ेगा, इसमें ये उनको compulsory है suspensive veto में। ये वाला important है आपका थोड़ा, pocket veto, taking no action on the bill assigned to the President. मतलब उसमें पॉकेट में रख लिया, कोई उसकी मतलब इसमें कोई लिमिट तो है नहीं भाई, इतने टाइम सर्टेन टाइम पीरियड में उनको परमिशन ग्रांट करनी होगी। देयर इज नो एनी कंपल्सरी एंड बाइंडिंग प्रोविजन रिगार्डिंग दिस। Hence he has a bigger pocket than the American president. In 1986 प्रेसिडेंट, ये कई बार क्वेश्चन आता है अदर एग्जामिनेशन में, प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह ने कौन सा पॉकेट वीटो का यूज करके इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल को रोक लिया था? तो पॉकेट वीटो कई तरह के इसमें घुमा फिरा के आपका क्वेश्चन आ सकता है। इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल का किसने पॉकेट वीटो यूज किया था, या ज्ञानी जेल सिंह ने कौन सा यूज किया था? तो यहाँ पर याद रखना, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल किससे रिलेटेड है? ज्ञानी जेल सिंह। ये देखिए सर मनी बिल का तो नहीं रख सकते ना? नहीं, the president has no veto in the power of constitutional amendment bill. He is bound to give assent to such bills. 24th amendment में इसको कह दिया गया है। 24th amendment is the valid in the question Bharti case. It was had. मैंने आपको बताया हुआ है। ऑर्डिनेंस वाला देखिए इसमें भी है, मैंने आपको बता दिया गया है। ऑर्डिनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये देख लीजिए डिस्क्रिशनरी वाला थोड़ा। सर पार्डन वाले में एक क्वेश्चन था, अभी ये जो पेरारी वलन वाला जो केस हुआ जिसमें उसको कोर्ट ने रिलीज कर दिया है, तो उसमें कौन सा तमिलनाडु प्रेसिडेंट? यस सर, वो चीफ वो क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर वाला राजीव गांधी वाला जो केस था, ठीक है। तो उसमें उनको रिलीज किया गया है। तो सर इसमें हमने जहाँ तक बुक्स में पढ़ा है कि मतलब जो वीटो पावर, पार्डन पावर है, वो प्रेसिडेंट को 72 आर्टिकल और गवर्नर को 161 में दिया गया है। तो उसमें मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उसमें ये भी चीज मेंशन किया गया था, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
तो बुक्स में तो सर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मैंने कहीं नहीं देखा था, तो इसको जरा डिफाइन करेंगे। देखिए प्रेसिडेंट, अब आर्टिकल अभी देखिए, जब प्रेसिडेंट आप इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही एडवाइस पे होता है। हमने अभी क्या देखा, प्रेसिडेंट जो एक नॉमिनल हेड है उसको पूरी रिकमेंडेशन कौन दे रहा है, वो दे रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो अपने डिसीजन पे कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। कैसे कौन सा लोग है बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में अपने डिसीजन ले लेते हैं, जैसे कि इसमें पॉकेट वीटो में आप ज्ञानी जैन सिंह वाले देखेंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले गए। कभी भी आपने देखा होगा कोई भी बिल जो है स्टार्ट जाता है इनसे पास हो जाता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही पूरी होती है उसमें रिकमेंडेशन, उन्हीं के एड एंड एडवाइस पे ही वर्क करते हैं। जो कि आप देखेंगे आर्टिकल 373, 74, 75 इसमें देखेंगे एड एंड एडवाइस ऑफ एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहां पर ही उन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे होती है ये। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए निर्भया वाले केस में, उसमें क्या हुआ कि उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन थी प्रेसिडेंट को, तो वो वहां पर प्रेसिडेंट ही करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही रोल होता है डायरेक्ट रूप से। पार्डनिंग पावर देख लो आप, 72 द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, कम्यूटेशन, रिमिशन डिस्पाइट टू हैव एनी पर्सन कन्विक्टेड एनी यूनियन लॉ बाय कोर्ट मार्शल। ये याद रखना, इसमें जो कन्विक्ट का है वो कैपिटल वो कौन, उसमें गवर्नर की पावर नहीं है, केवल प्रेसिडेंट की है। इट इज एग्जीक्यूटिव पावर, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज पावर इन द एडवाइस, ये देखो ये पॉइंट आ ही गया, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस पावर ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट, यही मैं बोल रहा था। इट एग्जीक्यूटिव पावर एंड द गवर्नर आल्सो हैज दोस पावर इन आर्टिकल 161। However, the governor can't pardon death sentence, nor he can interfere in the court martial case। यही मैं बता ही रहा था, यही पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया जो आपका क्वेश्चन था। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आपका क्वेश्चन। सर गवर्नर 161 को नहीं कर सकता? दो पावर नहीं है उस पर, डेथ सेंटेंस की रिलीफ की, और कोर्ट मार्शल के केस में कोई कन्विक्ट हुआ तो उसमें नहीं है। तो सर ये पिरारी वालन केस में उनको डेथ सेंटेंस मिली थी, फिर उसके बाद उसको कम करके मतलब उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए डाला गया था। तो वो गवर्नर कर सकता है ना, गवर्नर की डेथ सेंटेंस और उसमें नहीं है बस पावर, कोर्ट मार्शल जो केस में है, बाकी और अदर केस में है। और उनको क्या नाम है, कैपिटल पनिशमेंट हुई थी, फांसी सजा हुई थी। यस सर 4 थे उसमें, और भी मेंबर थे पिरारी वालन के अलावा, वो मैंने आर्टिकल में देखा था, तो उसमें 4 और भी लोग थे। तो उसमें ये हेल्ड किया गया था कि मतलब 2009 में या 10 में उसको दोबारा रिपील किया गया था उस केस को, तो उसमें उनकी सजा कम कर दी गई थी, मतलब कुछ लाइफ इम्प्रिजमेंट से करके 10 साल की गई थी, फिर उसके बाद से नहीं जो 10 साल करी थी वो, हाँ तो लाइफ इम्प्रिजमेंट से कम कर दी गई, तो वहां पर सीधा गवर्नर की पावर आ सकती है, वहां पर कर देंगे। यस सर, तो वहां उन्होंने शायद यूज किया हो अपना वो पावर। ठीक है, वही चीज है, क्योंकि ये अभी मतलब कि गवर्नर के ही रिकमेंडेशन पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट के थे उनके रिकमेंडेशन पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो उस वाले में क्या था कि उसका उनका गवर्नमेंट का बहुत रोल था, स्टेट गवर्नमेंट का। यस सर। तो यहाँ पर आप देखिए, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, द अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम व्हेन नो पार्टी, ये डिस्क्रिशनरी पावर कब होती है, जैसे कि आपने देखा कोई इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर किसी को पार्टी को कोई भी फुल मेजोरिटी में नहीं आ रही, तो उसमें जो लार्जेस्ट होगी उसको अब दे देगी। डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ व्हेन इट कैन प्रूव, लोकसभा में पूरा कॉन्फिडेंस मोशन ना हो जिसको आप कहते हैं, पास हो जाए तो उसके लिए। यूज ऑफ सस्पेंसिव वीटो इन क्लास ऑफ बिल्स, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लोड्स इस मेजोरिटी, यहाँ पर उसकी पावर आ जाती है। अच्छा इसमें कोई बताएगा वीडियो रिकॉर्डिंग का कोई टाइमिंग भी होता है क्या इसमें, आपके पास शो कर रहा है? सर अभी रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं इस टाइमिंग का भी है? नहीं सर टाइमिंग नहीं बताता है, हमारे एंड पे नहीं दिखाता। मेरे एंड पे दिखाएगा क्या? कोई आइडिया है कितनी टाइम हो गया इसमें? कोई नहीं दिखाता है सर, अभी मैक्सिमम 40 मिनट हुए होंगे, क्योंकि आपने जो डिफाइन किया था वो लगभग 7:24 तक किया था, उसके बाद से क्लास स्टार्ट की थी। 40 मिनट होंगे ना? यस सर। ठीक है, हम 20 हाँ 20 में मुझे लग रहा है, ठीक है कोई नहीं। यहाँ पर आपका प्रेसिडेंट ऐसा भी कोई काम है जो प्रेसिडेंट अपनी दिमाग से कर ले, मतलब उनको सलाह ना लेनी पड़े काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की? अभी बताया तो वाला पावर 143, आपने तो शायद बोला, किसी ने बोला था 143, इसमें सीधा रिकमेंडेशन। यस सर 123 123 नहीं 143 भाई, 123 तो आपका ऑर्डिनेंस है। बस एक वही पावर है क्या सर? बाकी में सब में बाउंड है लेने के लिए? नहीं बहुत सी पावर है, जैसे कि आपका ये बिल जो रोक लिए हैं पेप्सू के, ये जो आप देख रहे हो ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट सस्पेंसिव वीटो इसमें लगा दिया है, ये सब पावर इसमें प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है ये सब। सर वो जो बिल रोक दिया है वो अभी तक के रोका है ना, क्या कितने हुए, मतलब बिल को रुका दिया है वीटो पावर का यूज? कोई भी वो उस टाइम पे रोक देगा तो खत्म हो गया।
उस टाइम का जैसे कई बार देखिए क्यों रोक लिए जाते हैं, इसमें ऐसा है, रीजन ये है कि मान लीजिए बिल्कुल लास्ट सेशन में है, लोकसभा इलेक्शन होने ही वाले नेक्स्ट सेशन के, नेक्स्ट सेशन के होने चाहिए, उन्होंने कोई ऐसा बिल ला दिया, और गवर्नमेंट को लगता है कि भाई अगली बार गवर्नमेंट नहीं आई, तो वहाँ पर रेसिडेंट्स को रोक लेंगे कि भाई अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट आ गई, इन्हीं गवर्नमेंट आ गई तो वो पास दोबारा हो जाएगा, नहीं है गवर्नमेंट आई तो सेकंड गवर्नमेंट उसको बायबैक कर लेगी, मतलब प्रेसिडेंट क्या करेंगे तो उसको रिकमेंडेशन दे देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रोक लेगी, तो इसलिए कई बार चेंज हो जाता है, इसमें कई बार इसमें यूज भी हुआ है। सर मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है सर, जो पार्टी मतलब कि रूलिंग में होती है वो अपने पार्टी से उसको रखती है प्रेसिडेंट, तो वो चेंज हो जाते हैं, इसलिए वो हो सकता है कि रुक जाते होंगे बिल। हाँ इसीलिए यही होता है, मोस्टली यही है। सर एक क्वेश्चन था मेरा, जो 143 जो पावर प्रेसिडेंट को है अलॉटेड, वो कितने टाइम वो यूज कर सकते हैं? नहीं, कोई रोक नहीं है उस पर, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कोई ऐसा पब्लिक लार्जर इंटरेस्ट में उसका अफेक्ट कर रहा है तो उस पर कोई रोक नहीं है, वो यूज करे। बहुत से एक से जब आप अभी यार क्या ही बताऊँ मैं आपको, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, बहुत डीप में हो जाएगा एक्चुअली, मैं आपको बता ही देता हूँ। पहली बात तो देखो, आप ये देखिए प्रेसिडेंट इलेक्शन 2017 जो मैं आपको बता रहा था, इलेक्टोरल कॉलेज कैसे होगा, कैसे उनका ये होता है, ये आपका पूरा इसमें दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में अगर कितनी कितनी सीट हैं, बिहार में कितनी सीट हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की, जैसे अरुणाचल प्रदेश में 60 है, पॉपुलेशन 1971 की है, ये देख लीजिए। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए निकाली गई, टोटल वैल्यू ऑफ वोट फॉर द स्टेट निकाली गई। गवर्नर वाला हम बाद में देखेंगे, मैं आपको एक दो पॉइंट और बताता हूँ यहाँ पर, इंटरेस्टिंग पॉइंट। इलेक्शन प्रोसेस समझाओगे आप? इंटरेस्टेड चीज है, समझाओगे अगर आसानी होंगे तो। क्या प्रोसेस कैसी होती है, मतलब उसके अंदर कितने वोट की वैल्यू होती है और कैसे? ये मैंने बताया तो अभी क्लास में, पहले ही बता दिया भाई, कैसे होता है वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं, एमपी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर उसमें कैसे कोटा होता है, कोटा को पूरा करना होता है। मेजोरिटी का मतलब मेजोरिटी मतलब नहीं है कि उसमें वोटर प्रेफरेंस होती है जो कि आपको नहीं मिलती है। मैं इसमें अभी दो, आपने 143 का पूछा है, कई मुझे लग रहा है कई क्वेश्चन होंगे इसमें, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, 2 मिनट मुझे 1 मिनट का ब्रेक दीजिए। ये आपको क्लियर नहीं होगा मुझे यकीन है, दिख रहा है आपको, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। केसमेट है, इसमें दिखाता हूँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखिए ये जो 143 का कैसे यूज किया गया है, इनरे बेरुबारी यूनियन वर्सेस एक्सचेंज ऑफ एन्क्लेव, केस सुना होगा, बेरुबारी केस, एन्क्लेव एक्सचेंज। यस सर, बेरुबारी तो केस यहाँ सुना पर भी रेफरेंस गया था, इसमें भी प्रेसिडेंट का रेफरेंस 143 का यूज करके उन्होंने रेफरेंस लिया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। इसके साथ ही इसमें केस बहुत सारे, जहाँ पर RE लिखा हो ना, इन रेफरेंस, वो समझ लेना। और केस बताता हूँ, स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 2002 गुजरात असेंबली इलेक्शन मैटर, ये आपका है, जहाँ पर ऐसा लिखा हो। और आपका ये जब जुडिशरी इसका टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें भी कई सारे एक केस आएगा आपका, उसमें इन रे स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 1998 जिसको हम कहते हैं थर्ड जजेस केस, वो भी रेफरेंस में गया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दी है। और इसके साथ ही आपके केस है इसमें, और भी कई सारे इसमें ऐसे बहुत से, जहाँ पर इन रेफरेंस होता है तो मतलब बहुत जगह पे यूज करते हैं, जहाँ पर लगता है क्वेश्चन ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, बिल्कुल ही उसको कॉन्स्टिट्यूशन का मीन्स निकालना है उस पॉइंट बिल से, वहां पर उसको रेफर कर देंगे सीधा, चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट को रेफर कर देंगे उस बिल को, उसको वहां पर रोक लगा के। ये यहाँ पर आपका था
प्रेसिडेंट में मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ में, प्रेसिडेंट में कुछ छूटा तो नहीं, एक बार आप बता दो अगर छूटा हो तो, कुछ करवाना हो तो इसमें। मुझे तो लग रहा है वो कंप्लीट हो गया प्रेसिडेंट वाला टॉपिक। कुछ है क्या इसमें? नहीं सर अभी। कल तो नहीं है। बाकी इसमें मैं अभी नेक्स्ट क्लास में हम वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देख लेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मैं नहीं कराऊंगा, जो अपने पॉलिटी आपको पढ़ाएंगे वो कराएंगे, तो उन्होंने कहा मैं कराऊंगा इसको, कोई नहीं। गवर्नर, सीएम, इस तीन वो कि देखो मेन प्रेसिडेंट था इसमें। प्राइम मिनिस्टर में आपको कुछ ज़्यादा है नहीं, कैसे कैसे अपॉइंटमेंट कुछ नहीं जानना, 1-2 पॉइंट है, उसको 2-4 मिनट में हो जाएगा। सर 2-3 आर्टिकल हैं बस प्राइम मिनिस्टर के हाँ, ऊपर, कुछ नहीं है ज्यादा उसमें, कुछ ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे रिकमेंडेशन उसकी बहुत इंटरप्रिटेशन है, उसको बताया जाएगा। और बाकी एग्जीक्यूटिव में इतना ही है। सर एक गवर्नर वाला हम क्वेश्चन देख था। लेंगे, 1 मिनट अभी आ रहा हूँ। सीएम मिनिस्टर, अब मैं यहाँ पर क्लास यहाँ पर आपकी खत्म होती है, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफर करता हूँ मैं यहाँ पर, फिर आपको जितने भी क्वेश्चन है वहाँ पर पूछ लेना, ठीक है? बता देने पर आपको रिकॉर्डिंग हो जाए तो। जी सर।